जितने भी कंसेप्ट था बेसिक सारा हमने कर लिया था। अब कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम्पल 2 के जो भी क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 10.3 और 10.4 और मिसलेनियस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस पूरी एक्सरसाइज से 2 नंबर का आपको मिल सकता है। पहला तो खैर बच्चों ही वाला कह रहा है कि 2 वेक्टर है ए और बी इक्वल है, ये तो कह रहे हैं एक्स और वाई और जेड की वैल्यू बताओ। जब 2 वेक्टर इक्वल होते हैं, इंट्रो पार्ट में पढ़ाते हैं कि उनके जो वेक्टर कंपोनेंट्स होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये इसके बराबर होगा, ये इसके। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक्स आई, अगर मैं ए वेक्टर की बात करूं तो ये वेक्टर कंपोनेंट्स है ना ये, और ये जो आगे लिखा होता है वो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं। तो वेक्टर कंपोनेंट्स आपस में बराबर होते हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग मतलब आई वाला आई के साथ जे के आपस में। तो एक्स आई किसके बराबर होगा, 2i के। तो आई से आई हट गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2। ऐसे यहाँ से कंपेयर करोगे, वाई की वैल्यू क्या आ गई 2, जेड की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, तो ये दिया गया, क्लियर। तो बच्चों वाला था। कह रहे हैं कि 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। कह रहे हैं इनकी चेक करो कि क्या इनका मैग्नीट्यूड बराबर है। चलिए चेक करते हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे चेक करेंगे, अंडर रूट इनके जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं उनके स्क्वायर का सम करो। आई क्या क्या 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया √5 यूनिट। यूनिट जरूर लिख देना। रूट बी कह रहा हूँ, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालो, 2 का स्क्वायर प्लस √5। तो भाई ये तो बराबर है, ठीक। कह रहे हैं कि इनके मैग्नीट्यूड तो बराबर हो गए। कह रहे हैं क्या ये वेक्टर भी इक्वल हैं, मतलब आपको ये चेक करना है क्या ए वेक्टर बी वेक्टर भी इक्वल है, चेक करना है। अगर ये इक्वल होते तो इनके वेक्टर कंपोनेंट्स आपस में क्या होते, बराबर होते। यहाँ पे क्या आई है, यहाँ क्या 2i, क्या बराबर है, नहीं बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे i डज नॉट इक्वल्स टू 2i। सो ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में इक्वल नहीं। ये क्वेश्चन को मैं उठाऊंगा, वैसे तो बहुत सिंपल है, ये 1 नंबर का आता है। कह रहे हैं कि इसको यूनिट वेक्टर में चेंज करो, लेकिन इसी क्वेश्चन से मैं आपको 4 नंबर के क्वेश्चन तक कैसे लेके जाऊंगा उसको ही देखना है। इस क्वेश्चन को बेस मान के जो आपका डाउट था वो भी आज दूर हो जाएगा, ठीक। ये एक वेक्टर दिया गया जी, ठीक है सर। कह रहे हैं इसको यूनिट वेक्टर में चेंज करो, मतलब इसका मैग्नीट्यूड अभी 1 नहीं आ रहा होगा, निकाल के देखो। चलो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 9, 10, 14 हो गया। क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 आया, नहीं आया, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है। जब ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो कह रहे हैं कि इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो। चलो भैया, कन्वर्ट करने का बड़ा ही सिंपल तरीका, अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिखाऊं तो ये यूनिट वेक्टर का साइन होता है, ए वेक्टर में डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, इस पूरे में क्या करो अंडर रूट 14 से क्या कर दो डिवाइड। तो मैं इसे अलग अलग कैसे लिखूंगा, 2/√14 i कैप प्लस 3/√14 j कैप प्लस 1/√14 k कैप। तो ये हमारे पास एक क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। किसका है यूनिट वेक्टर ये, अब जो बातें मैं समझा रहा हूँ वो सुनना। यूनिट वेक्टर कभी खुद में कोई वेक्टर नहीं होता, इंट्रो पार्ट में बता दिया था। ये वेक्टर ए है, मान लो ये कुछ इस तरीके से रहा होगा। ये वेक्टर जो ए वेक्टर है ना, ये मैंने कहा ये रहा भैया ए वेक्टर हमारा। ये ए वेक्टर कुछ इस तरीके से रहा होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है सर। इसका मैग्नीट्यूड क्या है √14, मतलब अगर मैं इसको पॉइंट में कन्वर्ट करूँ अप्रॉक्स में 3.71 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। ये आप अपना निकाल रहे हैं 3.7, मतलब इसकी जो लेंथ है वो 3.71 है, ठीक है सर। अच्छा सर, फिर ये वेक्टर क्या है, तो ये यूनिट वेक्टर है, इसका डायरेक्शन इसी के सीध में होगा। इसका जो ये वेक्टर है ना यूनिट वेक्टर, इसका डायरेक्शन इसी की सीध में होगा, ठीक है। और जितना इसका डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस कितना 3.7, तो इसका 1 यूनिट आगे चला गया होगा। अगर मैं आपसे कहूँ सपोज इसकी लेंथ है 3.71 सेंटीमीटर मान लो है, तो ये इस पे 1 सेंटीमीटर आगे चला गया होगा। तो ये जो वेक्टर है ये वाला, ये रहा भैया, सेम डायरेक्शन है, इसी के डायरेक्शन में है, और 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट इसकी मैग्नीट्यूड है। तो ये हमारा हो गया वेक्टर, ये इसका मीनिंग हो गया। चलिए जी, अच्छा अब देखो, अब समझना। ये यूनिट वेक्टर आया, किसका आया है यूनिट वेक्टर, ये निकल के आया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। क्लियर है सर।
ये एक वेक्टर है, कह रहे हैं इसके डायरेक्शन रेशियो बताओ। क्या होता है इसके डायरेक्शन, किसके, ए वेक्टर के। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, मैं भी थोड़ा आराम से ही बोलूँगा। ए वेक्टर दिया गया है, इसके डायरेक्शन रेशियो बताओ। तो जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वो ही इसके क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो मैं आपसे बोलूँ कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर, तो क्या होगा 2, 3 और 1, ये इसके क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियो हो गए। पक्की बात है, ठीक है। अब मैं उठाता हूँ यूनिट वेक्टर को। किसको उठाता हूँ, यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो ये जो आगे लिखे हैं ये इसके क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। अगर यूनिट वेक्टर दिया गया है तो उसके जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वो उसके क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। क्या होते हैं ये, पक्की बात है सर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ इस वेक्टर के मुझे डायरेक्शन कोसाइंस बताओ, तो आप क्या बताओगे, 2/√14 और 3/√14 और 1 बस। अब एक चीज़ समझना, ये जो डायरेक्शन रेशियो थे वो इस वाले वेक्टर के थे। ध्यान से समझना, ध्यान से, ये डायरेक्शन रेशियो इस वाले वेक्टर के थे और ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या इस वाले वेक्टर के। लेकिन ये डायरेक्शन कोसाइन इस वाले वेक्टर के भी तो होंगे। क्यों, ये आया तो यहीं से निकल के है। जैसे एक वेक्टर ये रहा और ये वेक्टर इसके ऊपर है, अगर ऊपर वाले वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वही तो इसके होंगे। पूछो क्यों, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन ही तो बताता है और दोनों का डायरेक्शन क्या सेम है। तो ये जो डायरेक्शन कोसाइंस आए हैं ये इस वेक्टर के भी हैं और ये इस वेक्टर के भी हैं। क्या बात चमकी, नहीं चमकी, फिर से समझ दो। पहली बार में समझ नहीं आया तो अच्छी बात है, आप समझ लो, लेकिन 10 बार मैं समझाऊंगा और समझना उसको, क्योंकि मैं इसी एग्जाम्पल में सारी लॉजिकल बातें समझाऊंगा। एक हमारे पास ए वेक्टर है और एक हमारे पास उसी का यूनिट वेक्टर है। अगर ए के ऊपर ये साइन तो इसी का ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ आपको समझाने, फिर से लास्ट बार प्रयास करता हूँ। एक्स वाई जेड के क्या, और ये है मान लो मेरे पास A1 i कैप, B1 j कैप, ये यूनिट वेक्टर है। तो ये एक्स वाई जेड इस वाले वेक्टर के लिए क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइन हो गए। ठीक है, फिर मैं पूछता हूँ ए वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तो एक्स वाई जेड, क्योंकि ये इसी वेक्टर का तो है ना यूनिट वेक्टर। क्लियर है, क्या बात आई समझ में, पक्की बात है। फिर आपसे कोई पूछे कि सर इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो बताओ, तो A1 B1 और Z1। क्या बात चमकी। अब एक दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि सर सबना आकाश कि सर इस वेक्टर के 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या, कि इसका डायरेक्शन रेशियो बताओ और इसका डायरेक्शन कोसाइन बताओ। सर ये यूनिट वेक्टर है, इसमें इसके आपने डायरेक्शन रेशियो तो बताया नहीं, इसमें तो सीधा डायरेक्शन कोसाइन बता रहे हो। तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं और डायरेक्शन कोसाइन होते हैं सेम होते हैं। इसके क्या होते हैं, वो सेम हो जाते हैं। क्या जमगा, पक्की बात है। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखो, अब बड़े ध्यान से समझेंगे। ये डायरेक्शन रेशियो इस वाले वेक्टर के हैं, ये डायरेक्शन कोसाइन भी इस वाले वेक्टर के। और मैंने आपको बताया था कि ऐसे 3 नंबर जिनका डायरेक्शन कोसाइन के साथ डिवाइड करें और आंसर हर बार 1 आता है, तो उन 3 नंबर को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। करते हैं डिवाइड, आ जाओ। हम भैया 2/√14 में डिवाइड करते हैं 2 से, हम 3/√14 में डिवाइड करते हैं 3 से, हम 1/√14 में डिवाइड करते हैं। देखिए कैंसिल हो गया, आंसर कितना है 1/√14, 1/√14, 1 तो देखो आंसर सेम आ रहा है। तो ये 2, 3, 1 इसके क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है जी, इंट्रो पार्ट में तो काफ़ी कुछ समझाया था यार। तो वैसे तो कुछ नहीं था, वैसे तो कायदे में देखा जाए इसका आंसर यहीं पे आ गया था, इसका आंसर यहीं पे आ गया था। ठीक है, अच्छा अब देखो कोई भी एक वेक्टर है उसके आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन है, डायरेक्शन रेशियो दे दिए 1, 2, 3। कह रहे हैं उसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन बताओ। कुछ नहीं करना है, इनका निकालो मैग्नीट्यूड, √1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 9, 14 हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया 1/√14, 2/√14 और 3 खत्म। डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं तो डायरेक्शन कोसाइन इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। क्लियर है, चलो जी आ जाओ। कह रहे हैं भैया हमारे पास ए वेक्टर ये है, कह रहे हैं कि एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका डायरेक्शन इसी के वेक्टर के डायरेक्शन में हो। कह रहे हैं एक वेक्टर दिया गया यार हमारे पास ए वेक्टर, इसका कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगा। कह रहे हैं एक ऐसा वेक्टर बताओ
कि जिसका डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में हो, ठीक है, और वो इसके मैग्नीट्यूड से 7 ज़्यादा हो। मतलब अगर ये वेक्टर इतना है मान लो, ठीक है, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, तो अगला जो वेक्टर हो ना इसी डायरेक्शन में, लेकिन वो क्या हो 7 इससे क्या हो ज़्यादा, मतलब 9 सेंटीमीटर का हो जाए वो। ठीक है सर, पक्की बात है ना। अच्छा, अगर 7 टाइम्स बोला गया है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देना। अब वो देखते हैं क्या है। चलिए जी, अच्छा अब देखो, नहीं 9 नहीं, सॉरी, जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो। जैसे इसका डायरेक्शन ये है, मान लो इसका मैग्नीट्यूड 2 है और इसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड 7 होना चाहिए। 7 ज़्यादा नहीं, मुझे ऐसे लगा कि शायद मोर है, 7 ज़्यादा नहीं, उसका मैग्नीट्यूड 7 हो। तो मतलब कुछ ऐसा बनाना जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो जाए, मतलब उससे 5 ज़्यादा हो जाए। तो चलो देखते हैं। अच्छा, अगर मैं इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालूं तो √1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो क्या इसका यूनिट वेक्टर आ गया 1/√5i कैप माइनस 2/√5j कैप। ये कैसा वेक्टर है? ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि इसी के डायरेक्शन में एक यूनिट गया। कितना गया है? और हमसे कितना मांग रहे हैं? 7। तो क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज योर आंसर। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन इसी में ही है और मैग्नीट्यूड 7 होगा। क्यों? इसका मैग्नीट्यूड 7 था और 7 × 1 क्या होगा? 7। डायरेक्शन वो हो गया क्योंकि यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन पता लग गया, 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ हौच पौच तो नहीं हुई थोड़ी बहुत? अगर यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्शन रेशियो गिवन है, नॉर्मल वेक्टर है, अगर यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्शन कोसाइंस है, नॉर्मल वेक्टर है तो डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है भैया, और उसके बाद कन्वर्ट कर लेना डायरेक्शन रेशियो। क्लियर है? और कोई पूछे आपसे कि चेक करो ये यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड निकालो, अगर आंसर 1 आए तो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा है यार, मैं चाहता हूँ आप उसको समझो ना। देखो चलो, अच्छा ये कह रहे हैं कि एग्जाम्पल 8 क्या है? कह रहे हैं 2 वेक्टर दिए गए हैं, एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका डायरेक्शन इन दोनों के सम करके जो डायरेक्शन आएगा ना उसके साथ साथ जाए। मतलब क्या हुआ? एक ऐसा वेक्टर बनाओ, ए का डायरेक्शन है a + b का, इसको ऐड करो तो क्या होगा? 4i कैप + 3j कैप माइनस का। अब ये एक नया वेक्टर मिला, मान लो इस वेक्टर का नाम क्या दे दिया हमने, और 2 वेक्टर ऐड करना हमने सीखा। मान लो एक वेक्टर ही रहा, एक वेक्टर ही रहा, तो इनको ऐड किया तो ये हमको वेक्टर मिल गया c वेक्टर। कह रहे हैं अब एक ऐसा वेक्टर बनाओ जिसका डायरेक्शन इन दोनों के सम को मिला के जो वेक्टर बनाओ उसके साथ हो, तो मतलब इसका यूनिट वेक्टर। सिंपल सी फील करोगे ना आप इसको, अगर आपको समझ आ रहा है कि हाँ भैया यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो इस वेक्टर के डायरेक्शन में होता है, बात खत्म। मैग्नीट्यूड की तो बात ही नहीं हो रही है कि 1 है 2 है, नहीं हो बात हो रही है। तो सिंपल सा इसका निकाल दो, तो सी वेक्टर इसके, तो चलो भैया 4i कैप + 3j कैप माइनस का 2k कैप। चलो मैग्नीट्यूड 4 4 जा 16, 9 और प्लस का 4, फिर -2 का इसका +4 ही हो जाएगा, तो 29 हो गया। तो बस दिस इज योर आंसर, खत्म हो गया ये। अच्छा, अब ये तो खैर हम लोगों ने कर ही लिया। कह रहे एक वेक्टर है, इसके निकालो डायरेक्शन रेशियो, इसके निकालो डायरेक्शन कोसाइन। तो चलो पूछ लेते हैं हम लोगों ने कर लिया। तो बताओ भैया डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे इसके? वेरी गुड, 1 इसके आगे 1, इसके आगे -2, ये क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो। अब हमीश बोला कि डायरेक्शन कोसाइन, तो देखो डायरेक्शन कोसाइन 1 लिखो और ये 1 है और ये -2, इसमें डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से, तो 2 × 2 = 4 और 1 और 1 6, तो √6, 1/√6 और 1/√6। क्लियर है? तो ये क्या आ गया? इसके 3 डायरेक्शन कोसाइन आ गए। क्लियर है? अच्छा, अगर इसमें डायरेक्शन कोसाइन ना बोल के आपसे ये बोल देता कि भैया बताओ कॉस अल्फा बताओ, कॉस बीटा बताओ, कॉस गामा, तो ये कॉस अल्फा, ये कॉस बीटा, ये कॉस गामा। आपसे ये कहता कि इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, तो भैया पहला वाला क्या होता है? कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा बराबर 1/√6, तो अल्फा बराबर कितना हो गया? कॉस इनवर्स 1/, तो ये बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए ये। तीसरा कह रहे हैं भैया 2 पॉइंट है P और Q, इनको मिला के जो वेक्टर बना PQ वेक्टर, बताओ क्या होगा? PQ वेक्टर। एंड में क्या रहा है? Q, तो Q वाले से माइनस करना स्टार्ट करो, -1 से माइनस करो 2, तो माइनस का 3i कैप, -2 से ये माइनस करो, माइनस का 5ij कैप, और 4 से करो प्लस का 4, खत्म। ठीक, कोई दिक्कत है? चलो ज़्यादा ये ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला ये कह रहे हैं कंसीडर द 2 पॉइंट्स
P और Q, और ये दिए गए उनके पोजीशन वेक्टर्स। तो सपोज मैं इसको थोड़ा फील लाता हूँ इसके लिए, तो ये मान लो P पॉइंट है और ये मान लो भैया हमारा Q पॉइंट है। तो OP वेक्टर कितना दिया गया हमारे पास 3a माइनस का 2b, और ये दिया हमारे पास a वेक्टर प्लस का b वेक्टर। एंड फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट r विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग p एंड q। p से q को आप जो ज्वाइन करते हो ना, तो इसको एक r वेक्टर है पोजीशन वेक्टर जो इसको डिवाइड करा 2:1 में। तो r वेक्टर बताओ, r का पोजीशन वेक्टर। आपको बड़े प्यार से मैंने बताया था ये m होता है और ये n होता है, इसको a ले लो या इसको b। तो क्या दूर वाले का पास, दूर वाले का इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 2a प्लस b वेक्टर, प्लस 1 वाले का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 2b अपॉन 1 प्लस 2। ठीक है, ये तो आ गया इंटरनली। हमसे अगर पूछा जाता है एक्सटर्नली तो कुछ नहीं करना, जो n है ना, जो 1 है उसको -1 रख दो बस, उसको -1। तो ये तो 2 है तो प्लस का ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो माइनस का 3a वेक्टर और प्लस का 2b वेक्टर, और ये हमारे पास -1 और प्लस का 2, खत्म। ठीक है, लेकिन यार मैंने देखो इंट्रो पार्ट में इसका प्रूफ बताया ना आपको, इसलिए मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। अदरवाइज बोर्ड में आप यार पूरा फॉर्मूला लिख के आएंगे, ये mb वेक्टर प्लस na वेक्टर अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये थोड़ा देखो भैया, ये तो इतना डायरेक्ट आप मत करना, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इंट्रो पार्ट में प्रूफ बता दिया, मेरा हक है कि हाँ मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ आपको। लास्ट एग्जाम्पल देखो, कह रहे भैया 3 वेक्टर हैं ABC, ठीक है, इनको ज्वाइन किया हमने, तो कह रहे हैं कि ये प्रूफ करो कि वो 3 साइड जो हैं वो एक राइट एंगल बना रही होगी। पूरे क्लास 8th की तरह सॉल्व करेंगे। क्या हम लोग पहले इसका मैं थोड़ा फिगर बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फील करो थोड़ा सा इसको कि एक्चुअली में कैसे। एक A पॉइंट है, एक कहीं B पॉइंट है, एक कहीं C पॉइंट है। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला वेक्टर OA वेक्टर, ठीक है सर, और ये हमारे पास एक वेक्टर दिया ये, तो इस तरीके से ये और ये 3 वेक्टर दिए गए। इन तीनों पॉइंट को मिला के जो ये ट्रायंगल बना है, कह रहे प्रूफ करो कि वो राइट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, एक बात सुनो, अगर आपको इसका डिस्टेंस पता लग जाए, इसका डिस्टेंस पता लग जाए और इसका, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई हो गई तो राइट एंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम करेंगे क्या, हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड बोले तो डिस्टेंस, तो निकालो यार, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √6 यूनिट। B का निकालो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, तो 25 और 9 10, कितना हो गया 35 हो गया जी भैया। अब इसका निकालो C वेक्टर का, तो 9 16 और 16, 16 दूनी 32 और 41। अब नियम कहता क्या है, जो सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर करो, ये कितना हो गया, इसका स्क्वायर कितना हो 41, और रहे बचे का स्क्वायर का सम करो, आ गया भाई साहब बराबर। क्या आ गया बराबर, बिल्कुल आ गया। तो इसका मतलब ये तीनों वेक्टर मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, 10.2 के इंट्रो में कोई दिक्कत या एग्जाम्पल में कोई दिक्कत हो तो बताओ। खत्म हो गया, एक्सरसाइज बड़े प्यार से खत्म होगी।